बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का वन शॉट, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कॉमसैट्स, एनटीएस और एनटीएस नेट के हवाले से प्रॉपर गाइड करूंगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों ने टारगेट कर रखा है एनटीएस नेट को, कॉमसैट्स, एनटीएस को, या एयर यूनिवर्सिटी को, बहरिया को, एनडीयू को, सारी वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट पोर्शन के लिए वीडियो नहीं देखी, वो भी लाजमी तौर पे देख लेनी है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग के लिए भी है, और ये थर्ड नंबर पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए। इसके बाद एक और वीडियो है इंग्लिश पोर्शन के लिए, वो भी आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों का एनटीएस नेट हो, कॉम सेट्स हो, इसके एनटीएस के हवाले से प्रॉपर आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक कंप्लीट जो एनटीएस नेट का पेपर है उसको भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग को हमने करना है, तो ये कंप्लीट रोड मैप भी होने वाला है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवा दूंगा और आपको गाइडलाइन भी दे दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं गाइडलाइन दे देता हूँ कि आप लोगों का टारगेट क्या है। गाइडलाइन आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने टारगेट करना है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग को हमने कवर करना है 100%। तो इसके लिए हमें क्या क्या लेआउट को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग को 100% कवर करने के लिए एक सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 डेज लेक्चर। जो आज का लेक्चर है इसको आप लोगों ने कंप्लीट ले लेना है, कोई इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला। जो चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाकी मैं चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। एक तो आज का लेक्चर 100% आप लोगों को डन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे लिखना है पास एजुकेशन सिस्टम, और वहां पे आप लोगों ने सर्च करना है क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोगों को काफ़ी वन शॉट लेक्चर्स नज़र आएंगे। तो उन जितने भी वो आपको वन शॉट आपको लोगों को वन शॉट लेक्चर नज़र आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, उनको लाजमी तौर पे आप लोगों ने सुन लेना है। कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ही बेतहाशा आप लोगों को नज़र आएंगे, काफ़ी वो सिमिलर भी अंदर आप लोगों को नज़र आएंगे। तो वो वाले लेक्चर्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे सुन लेने हैं उनके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। उसके बाद आप लोगों ने सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर एन टी एस नेट वन शॉट। तो उसके ऊपर भी आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के वन शॉट रिकमेंड होंगे। तो वो भी आप लोगों ने कंप्लीट नेट के वन शॉट लेक्चर सुन लेने हैं, जो आपके एन टी एस नेट के लिए, कॉम सेट्स के लिए, ये जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव का, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर जो है आप लोगों को कुछ शेयर लेक्चर करेंगे जो मोस्ट रेलिवेंट आप लोगों के होंगे ना, ताकि जिनके अंदर मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं। वो 2 वन शॉट लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर एक्सेस में भी मिले होंगे। अगर नहीं पता उसका लिंक दोबारा आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा आपकी कम्युनिटी में। लेकिन आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे लिखते हैं एन टी एस नेट वन शॉट और लिखते हैं क्वान्टिटेटिव रीजनिंग वन शॉट, तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के जितने लेक्चर नजर आएंगे उनको लाजमी तौर पे सुन लेते हैं, तो आप लोगों की मैक्सिमम तैयारी हो जाती है। और आज का लेक्चर भी अगर आप लोग सुन लेंगे अच्छे तरीके से और इसकी सारी चीज़ों को याद रख लेंगे, तो आप लोगों की बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। और इन्हीं लेआउट को फॉलो करके काफ़ी स्टूडेंट ने अपने मार्क्स 90+ में लेके गए हैं और उनके परसेंटाइल 99 में गए हुए हैं। तो अगर आप भी उनमें आना चाहते हैं तो आप लोग इस सारी रूटीन को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं लेक्चर को डिस्कस करता हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करें, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को। तो यहाँ पे देखें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे पहले जो पोर्शन आ जाता है वो परसेंटेज का आ जाता है। यहाँ पे मैं इसको बनाता जाता हूँ #01। 01 में हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है दैट इज अबाउट परसेंटेजेस। अब आप लोगों की मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवाता जाता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों के ये क्वेश्चन आएंगे। देखें, परसेंटेजेस के रिलेटेड पहला हमारे पास टॉपिक आ जाता है। आप लोगों ने याद रखना है परसेंटेजेस का यहाँ से बेसिकली क्या है। कई आप लोगों को और भी टॉपिक्स करवाऊंगा जो अभी रिसेंटली नेट के अंदर आए हुए हैं, उनके रिलेटेड भी आपको सारी चीजें करवा दूंगा। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज को देखें तो पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, मतलब 100। तो परसेंट का मतलब बेसिकली हमारे पास क्या बनता है, ये जो सिंबल आपको परसेंट नजर आता है इसका मतलब होता है 1/100। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है। कहीं पे लिखा हुआ है 2%, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/100। अगर कहीं पे लिखा हुआ है X%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, X/100। तो ये सबसे पहली चीज आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आप लोगों को एक्सप्रेस करना हो चीजों को परसेंटेज के अंदर, यानी एक्सप्रेस करना आप लोगों ने परसेंटेज के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। जैसे अगर हम किसी भी चीज को, किसी नंबर को परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100।
अगर आप लोग विदाउट परसेंटेज जाना चाहते हैं, यानी विदाउट परसेंटेज, परसेंटेज को हटाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 1/100 करेंगे, यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो बेसिक सी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो आप लोगों के प्रीवियस नेट और कॉम सेट्स के अंदर आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अगर पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज 4% ऑफ 20। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज 4% ऑफ 20। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ लेआउट को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट ट्रिक वो शेयर कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल और बेसिक्स है। अगर आप लोगों को व्हाट नजर आ जाएगा, वहां पे आप लोगों ने एक्स को प्लेस कर लेना है। अगर इज नजर आ जाएगा, वहां पे इक्वल टू, जहां पे परसेंटेज नजर आएगा वहां पे 1/100 कर लेना है, और जहां पे कुछ नंबर लिखा होगा वो एज इट इज, और ऑफ की जगह पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पे व्हाट इज, तो व्हाट की जगह पे एक्स, इसकी जगह पे इक्वल टू 4%, परसेंट मैंने आपको बताया 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगी और टू फाइव है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी एक्स इक्वल टू 4/5। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। पॉइंट 2 के करीब हमारा आंसर बनता है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल के 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। ये इसका कौन सा परसेंट बनता है? तो इसको हल करने के लिए 50 एज इट इज, इसकी जगह पे इक्वल टू एक्स परसेंट, तो x/100 मल्टीप्लाई बाई 200, और 100 ज़ा आ गया, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, x इक्वल टू 25। तो बेसिकली 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, 25%। वैसे भी देख सकते हैं ये 200 का 25% ही बनता है। बस ये यहाँ तक आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हाफ परसेंट को आप लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? सारे स्टूडेंट इसका मुझे बताएंगे। तो हाफ परसेंट है ना, ये भी आप लोगों का नेट के अंदर आया हुआ है। तो हाफ एज इट इज, और परसेंट की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना होता है, 1/100 लिखना होता है। तो क्यों ना इसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, 1/100। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? सारे स्टूडेंट इसका मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से। यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो सारे स्टूडेंट बताएं इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 1/200 हो गया ना हमारे पास, 1/200। नहीं नहीं, हाफ परसेंट को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे। सारे स्टूडेंट कैलकुलेट करें। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0.005 हमारे पास बनेगा। सो दैट विल बी राइट आंसर। तो 0.005 तो नहीं ना बनेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास पॉइंट लगेगा, तो इसका हमारे पास राइट आंसर कितना बनेगा, दैट विल बी, हाँ, 0.005, दैट विल बी राइट आंसर। तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना है कि 0.005 बनता है। बिल्कुल यू आर राइट, दो स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक बताया। अब यहाँ पे दोबारा देखें, ये हमारे पास क्या था, हाफ परसेंट, तो परसेंट की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, 1/100 लिख लिया। तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना है एज इट इज। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये परसेंटेज के रिलेटेड आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वो एजिस प्रॉब्लम आते हैं। अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड हमारे पास टॉपिक आएगा दैट इज एजिस प्रॉब्लम। एज के प्रॉब्लम के रिलेटेड आ जाते हैं, इसको भी बड़ा आप लोगों ने ध्यान से देखना है। यानी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2, दैट इज एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम को आप लोग देखें कैसे हम हल करेंगे। जैसे इसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को ऐड कर लेता हूँ जो प्रीवियस आप लोगों के नेट वगैरह के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, जितने हमारे एजेस प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें अगर तो हमारे पास आफ्टर का वर्ड आएगा, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अगर हैंस आ जाए उसका भी मतलब होता है बाद में। तो ये सबसे पहली चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हैंस आ जाए, आफ्टर आ जाए, तो इसका मतलब होता है बाद में, और अगर बिफोर आ जाए उसका मतलब पहले होता है। एक सबसे पहले छोटी सी चीज याद रख लें। जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी एज है फॉर एग्जाम्पल 17 ईयर्स, और मैं आपसे कहता हूँ कि 5 ईयर्स हैंस, तो इसका मतलब होगा 5 साल बाद उसका एज कितना होगा, दैट विल बी 17 + 5, एंड दैट विल बी इक्वल टू 22 ईयर्स। ठीक है, पहली तो चीज़ ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता कि 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर बिफोर आ जाए, तो फिर आप लोगों ने क्या कर लेना होता है, फिर आप लोगों ने माइनस कर लेना है। तो फिर 17 - 5, तो दैट विल बी 12। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब लॉजिक में यूज़ करूंगा तो तब आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दैट विल बी
12 ईयर्स। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ऐड कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं ऐड करता हूँ कि फादर इज, ऑप्शंस भी आप लोगों को साथ साथ दे देता हूँ। फादर इज एजेड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स देन हिज सन, अपने सन से 3 टाइम है, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स he would he would be 2.5, 2.5 times of son's age, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है आफ्टर फर्दर, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स हाउ मैनी टाइम्स वुड ही बी हिज सन्स एज, के फर्दर वो 8 साल के बाद अपने बेटे की एज का कितना हो जाएगा। ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास 2 टाइम्स, सी बी ऑप्शन आप लोगों के पास 2 × 1/2 टाइम्स, सी ऑप्शन आप लोगों के पास 2 × 3/4 टाइम्स, और डेल्टा ऑप्शन आप लोगों के पास 3 टाइम्स। तो इसका अब सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमें क्या फादर एज का पता है, नहीं। फादर इज 3 देन इज सन एज, ठीक है। सन की एज का वो 3 टाइम है। वो कह रहे हैं कि आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद ही वुड बी 2 टाइम, 2.5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। आफ्टर 8 ईयर हाउ मैनी टाइम्स ही वुड बी। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट कर लेना होता है इसको कि जो प्रेजेंट एज है, अब इसका सोल्यूशन आप लोग देखें कैसे करेंगे। मैं प्रेजेंट एज यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, जो सन है ना, प्रेजेंट एज ऑफ सन आपको नहीं पता है, तो इसको कह लेते हैं एक्स ईयर्स है, ठीक है। इसको मैं एक्स ईयर्स कह लेता हूँ। अब जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कैसे पता चलेगी, ये लाइन पढ़े, फादर इज एजेड 3 टाइम्स देन हिज सन एज। तो अगर मैं यहाँ पे फादर एज लिखना चाहता हूँ, फादर्स एज, तो वो कितनी बनेगी, वो 3 टाइम है ना सन एज का, तो वो बनेगा x + 3x। सारे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पे यस और नो लिख के। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि x + 3x बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो ये टोटल वैसे हमारे पास कितना बन जाता है, दैट इज 4x। अब कंडीशन क्या है कि इस 4x के अंदर अगर हम 8 ईयर्स इनहेंस करते हैं तो वो कितना बन जाता है, वो 2.5 ईयर्स। वो कितना बन जाता, 2.5 ईयर, जिसको मैं क्या लिख सकता, 5/2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही है किसका, एज ऑफ सन। तो सन की एज भी 8 साल के बाद एक्स थोड़ी ना रहेगी, वो भी x + 8 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बनती है जिसको मैं स्टार के साथ शो कर रहा हूँ। यानी 4x + 8, ये 4x एक्चुअली क्या थी, ये फादर एज थी, और इसके अंदर 8 साल बाद, तो इसलिए 8 ऐड कर दिया, कितना होगी सन की एज का। तो सन की एज तो एक्स थी, +8 क्यों किया, क्योंकि सन की एज भी 8 साल बाद एक्स थोड़ी रहेगी। आफ्टर 8 ईयर है ना, तो सन की एज में भी 8 ईयर हमें ऐड करना पड़ेगा, और सन की एज के साथ 5/2 ऐड करेंगे, तब इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से इजीली आप लोग x को एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बिकम, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 8x + 16 और 5x + 40 बन जाएगा, ऐसे ही है। और ये इधर आएगा तो दैट विल बी 3x = 24, और x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें रेशो किसकी चाहिए थी, हाउ मैनी टाइम वुड बी हिज एज ऑफ सन, यानी आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, ऐसे ही है। तो हमारे पास रेशियो कितनी बन जाएगी, ऊपर अब रेशियो देखें, टोटल पहले 8 साल का एक गैप आया था आफ्टर 8 ईयर, ऐसे ही है, और एक फिर आफ्टर 8 ईयर आया था, तो टोटल कितना हो गया, 16 ईयर। तो अब देखें रेशियो कैसे बनेगी, फादर की एज है 4x, सन की एज है x, एक दफा 8 ईयर गया, फिर 8 ईयर बढ़ा, तो 16 ईयर टोटल फादर की एज में भी ऐड होगा, और 16 ईयर सन की एज में भी ऐड होगा, ऐसे ही है। तो अब इसकी रेशियो अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल कितनी बन जाती है, यहाँ पे देखें, एक्स की वैल्यू को आप लोग यूज कर लें। एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8 है,
फोर एट 32, और ये टोटल ऊपर कितना बन गया 48, और नीचे यहाँ पे 8 + 16, तो दैट विल बी 24। तो 48/24 कितना बनेगा 2 टाइम्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्फा ऑप्शन, दैट इज 2 टाइम। अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ था फादर एज सन एज, किसी की एज का हमें प्रेजेंट एज का नहीं पता था। मैंने सपोज कर लिया जो सन की एज है वो एक्स है, और फादर की जो एज थी वो जो सन की एज है उसका 3 टाइम थी, तो x + 3x कर दिया, तो ये बन गई फादर एज। उसके बाद ये कंडीशन पड़े कि आफ्टर 8 ईयर, तो फादर की एज में भी मैंने 8 ऐड किया यहाँ पे, ये देखें, और उसके बाद सन की एज में भी मैंने 8 ऐड कर दिया, और 2.5 ईयर, इसको 2.5 लिखेंगे तो यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए, इसको 5/2 लिख लें ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2.5 भी रहने दो तो फ्रैक्शन चलता आएगा, वो सॉल्व करना आपको पता है विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 5/2 लिख लिया। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर आके मल्टीप्लाई, एक्स निकल आया। अब रिक्वायर्ड एज देखें, हाउ मैनी टाइम्स, यानी आफ्टर फर्दर एज 8 ईयर्स, हाउ मैनी टाइम्स वुड बी एज ऑफ सन, कि वो सन की एज का कितना हो जाएगा। तो ये देखें, फादर की एज थी 4x, इसमें 2 8 8 साल आए तो 16 बन गया, और जो सन का एज था वो x था, और उसमें भी 16 ऐड करेंगे, x का वैल्यू हमने कितना निकाला था, दैट इज 8। तो x का वैल्यू आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 48/24, एंड द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 2 टाइम्स। तो इसका मतलब है जो फर्दर 8 साल गुजरेंगे तो फादर अपने सन की एज का फर्दर 2 टाइम हुआ पड़ा होगा। दैट वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ, इसमें एक स्टूडेंट ने इसका ठीक आंसर बताया हुआ था, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन born at the at interval of 3 years each is 50 years। ठीक है, यानी 3 3 साल का इंटरवल है उनके बीच में, और उनकी एजेस का सम 50 ईयर्स है, द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन। इफ ही आस्क के व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, यंगेस्ट चाइल्ड। ऑप्शंस आप लोगों के पास 4 ईयर्स, बी ऑप्शन आप लोगों के पास 8 ईयर्स, सी ऑप्शन आप लोगों के पास 10 ईयर्स, और डेल्टा ऑप्शन आप लोगों के पास नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें क्या एजिस का हमें पता है, नहीं पता, एक हिंट उसने दे दिया है, एक क्लू हमें मिल गया है कि इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स का इंटरवल है। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट जो एजिस होंगी, लेट्स एजेस ऑफ चिल्ड्रन, इसको अगर मैं सपोज कुछ इस तरह से कर लूं कि एक हमारे पास एक्स है, फिर उसमें 3 ईयर्स का इंटरवल है ना, तो दूसरा चाइल्ड जो होगा वो x + 3 पे होगा, उसके बाद x + 6 पे होगा, फिर और ऐड करेंगे x + 9 पे होगा, फिर x + 12 पे होगा, तो ये 5 जो उसके हैं चाइल्ड वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये 5 चिल्ड्रन हो गए हमारे पास। अब वो कह रहा है कि इनका सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 50 ईयर्स के इक्वल आ रहा है। तो वेरी सिंपल, ये x + 3 प्लस x + 6, फिर प्लस करेंगे x + 9 प्लस x + 12, x + 12, और दैट विल बी इक्वल टू 50। अब इनको ऐड करेंगे तो दैट विल बी x + x, तो ये 5x, ऐसे ही है, 5x हमारे पास टोटल हो जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल ये टोटल बनेगा, 3 3 6 9 18 18 और 30 उधर गया, माइनस हो गया तो 20 बचा, ऐसे ही है। और x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो x किसको शो कर रहा था, यंगेस्ट चाइल्ड को शो कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखें, ये यंगेस्ट चाइल्ड है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है। आप लोग सारे स्टूडेंट मुझे बताएं राइट ऑप्शन क्या बन गया, 4 ईयर बन गया। लेकिन आप लोग मुझे बताएं, अगर वो हमसे पूछता कि मिडिल वाला जो है, मिडिल चाइल्ड, उसका एज कितना है, तो कैसे बताना था आप लोगों ने, मिडिल वाला x + 6 बनना था ना, तो x + 6 दैट विल बी 10 ईयर्स, तो फिर हमारे पास 10 ईयर्स होना था। सारे स्टूडेंट मुझे बता दें क्या ये वाला क्वेश्चन आप सबको फुल क्लियर हो चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेरी गुड हुदा महमूद, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद अब हम एक और लास्ट पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक नेट वाले ने पूछा हुआ था कि ए इज 2 ईयर्स 2 ईयर्स ओल्डर देन बी,
हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। ठीक है। इफ टोटल ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी विल बी 27, तो आप लोगों ने बताना है देन हाउ ओल्ड बी इज। बहुत सिंपल, अगेन जिसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7, 8, 9, 10, या ई ऑप्शन कर लेते 11। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, उसने हमें बता दिया कि जो सारी है ना, ए इज 2 years ओल्डर देन बी, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें किसका नहीं पता, ए का भी पता है देन बी, लेकिन सी का नहीं पता। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कर लेते हैं कि लेट जो एज ऑफ सी है दैट इज एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स। तो फिर बी की एज कितनी बनेगी? बी की एज बनेगी 2x। और ए की एज कितनी बनेगी? ए क्या है? ए इज 2 year ओल्डर देन बी। तो ए की एज कितनी बनेगी? 2x और +2 कर लेंगे। ये देखें, ए की एज भी बन गई हमारे पास, बी की एज भी बन गई। बी कितना है? वो सी से डबल है। ये देखें, बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ इसको पढ़ें, बी हु इज ट्वाइस एज। तो सी को तो मैंने एक्स मान लिया, सी को एक्स मान लिया, और बी 2x बनेगा क्योंकि सी का ट्वाइस है, और ए जो है वो बी से भी 2 साल बड़ा है, नॉट ट्वाइस। अगर ट्वाइस होता स्टार्ट में तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और इन सब की एजेस का अगर हम सम करते हैं, यानी हमारे पास से 2x + 2 ए की एज आ गई, प्लस बी की एज 2x और सी की एज x, तो ये 27 है। तो ये टोटल कितना बना? दैट विल बी 5x, और टू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गए, दैट विल बी 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। लेकिन ये एक्स तो सी को शो कर रहा था, एक्स तो सी की एज तो 5 years आ गई, लेकिन उसने पूछा हुआ बी की एज था, बीज एज। तो बी की एज हमारे पास कितनी है? दैट इज 2x। तो वो हमारे पास कितनी बनेगी? दैट विल बी 2 × 5, तो दैट विल बी 10 years। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या आप लोगों को ये फुल क्लियर हो चुका है? द राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, दैट विल बी 10 years। गुड। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक लास्ट वैसे क्वेश्चन है एजेस वाला, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हद तक नो हाउ इसकी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड अहमद आर इन रेशो ऑफ 5:4। ठीक है, इस रेशो में है। 3 years हैंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखें, लेकिन अगेन बहुत इजी है। 3 years हैंस, 3 साल के बाद, द रेशो, द रेशो टर्न, रेशो कितनी हो जाती है? 11:9 हो जाती है। ठीक है, तो आपने बताना है व्हाट इज एज ऑफ अहमद। अहमद की एज को आप लोगों ने बताना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किसी की एज का हमें पता है नहीं पता है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो प्रेजेंट एजेस है ना समीर और अहमद की, वो हमारे पास कितनी है? वो उसने रेशो दी हुई है 5 और 4। अब आप लोगों को एक चीज़ का तो पता है, जो रेशो होती है ना, ये एक्चुअल एज को थोड़ी ना शो करती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि समीर की जो एज होगी ना, जो समीर की एज होगी वो 5x होगी, और जो अहमद की एज होगी ना वो हमारे पास 4x होगी। आपको पता है रेशो एग्जैक्ट एज को नहीं बताता, रेशो के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने साथ एक्स एक्स को कर लिया। अब यहाँ पे देखें 3 years हैंस, 3 years हैंस, 3 साल के बाद, ये देखें 5x + 3, इसमें भी 3 साल ऐड कर दिए, और नीचे अहमद की एज में भी मैंने 3 साल ऐड कर दिए। मैंने रेशो में क्यों लिखा? क्योंकि इनकी रेशो बन जाती 11/9। ठीक है, तो यहाँ से इजीली आप लोग x को एलिमिनेट कर सकते, और x हमारे पास कितना बनेगा? 9 × 5 45x +27, और यहाँ पे 44x + 33। तो यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 33 - 27, तो 6 आ जाएगी। ठीक है, तो दैट विल बी x, तो x हमारे पास 6 आ गया। अब पूछिए किसकी? अहमद की एज है,
तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्लियर कट हो गया होगा कि अहमद एज विल बी 4x and we can use the value of x that is 6 and the Ahmed age will be 24 years। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे, तो इसके ऑप्शन क्या क्या बन सकते थे? इसके ऑप्शन होने चाहिए, एक था ऑप्शन 24, एक था 27, एक था 40 और डेल्टा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने चूज करना है 24 वाले को। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे यहाँ तक फुल क्लियर हो गया? आपने कहा हुआ कि सर आपने एक में दो प्लस किया है और एक में मल्टीप्लाई। ये मुझे नहीं समझ आई, कहाँ पे मैंने प्लस किया और कहाँ पे मल्टीप्लाई? एमन फातिमा, आप मुझे अपना बताएं क्वेश्चन। 11/9 अब्दुल्ला आमिर, आप यहाँ पे देखें, उसने खुद बताया हुआ है कि 3 ईयर्स हैंस, 3 साल के बाद उनका रेशियो 11/9 होता है, तो इसलिए 11/9 मैंने लिखा है। यहाँ पे देखें, टू को मल्टीप्लाई और ऐड मैंने यहाँ पे, ये वाला आप कह रहे हैं कि जो मैंने खुद किया हुआ है, ये मैंने खुद जो किया है, मैंने क्वेश्चन को देख के किया है। ठीक है, अब आप दोबारा देखें, इस क्वेश्चन को दोबारा देखें। वो कह रहा है कि ए बी से 2 साल बड़ा है और बी इससे सी से ट्वाइस है। तो सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया सी की एज एक्स है। अब यहाँ पे देखें, इस लाइन को पढ़ें जिसको येलो के साथ कर रहा हूँ कि बी इज ट्वाइस देन सी। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो, दो गुना। तो अगर सी की एज एक्स है तो बी की एज उसका 2 टाइम होगी ना, 2x ही होगी ना। और फिर वो कह रहा है ए इज, अब देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए इज ट्वाइस देन बी। ए इज ट्वाइस देन बी, इसका मतलब क्या होता है? 2 ईयर्स ओल्डर देन बी। इसका ये मतलब है कि ए की एज बी की एज के अंदर 2 साल ऐड करेंगे। तो भाई जो लिखा है मैंने तो उसको फुल ऐसे ही लिखा है। अब मुझे आप दोनों स्टूडेंट बताएं, आप लोगों को क्लियर हुआ है? वेरी गुड। अच्छा, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब फुल क्लियर हुआ है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एज वाला एक और मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कुछ अगर एक स्टूडेंट को डाउट हुआ है तो दोबारा एक कर लेते हैं, नया क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, इन 2 ईयर्स द एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन। एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ये पास्ट पेपर के हैं। तो पास्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग मुझे बताएं क्या ये सब जगहों पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? मतलब एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो ये मैं आप लोगों को पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इट मे बी पॉसिबल कि आप लोगों को ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप लोगों को, ये भी अब देखो ना, ये पास पेपर के लिए है, तो ये हमने नेट में से लिया हुआ है जो स्टूडेंट दे के आते हैं। तो ये मैं आप लोगों को उसका पास पेपर का करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, कई हमने पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं इस तरह के, मैंने कई क्वेश्चंस आप लोगों को पहले भी करवाए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन नेट के अंदर काफ़ी रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये पास्ट पेपर का है क्वेश्चन। ये कोई मतलब हमारी असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि जो कुछ खुद अपने पास से करवा रहा हूँ, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। इससे ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से नो हाउ हो जाती है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी। ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास 14 ईयर्स, बी ऑप्शन आप लोगों के पास 18 ईयर्स, सी ऑप्शन आप लोगों के पास 20 ईयर्स और डेल्टा ऑप्शन आप लोगों के पास 22 ईयर्स। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन इन 2 ईयर्स, द एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले हम सन की प्रेजेंट एज को सपोज कर लेंगे कि जो सन की एज है दैट विल बी एक्स ईयर। तो फिर मैन की एज कितनी होगी? अब यहाँ पे देखें, उसने बोला अ मैन इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, तो इसलिए मैन की एज कितनी हो जाएगी? बेटे की एज में 24 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगी। अब दूसरी कंडीशन पढ़े, इन 2 ईयर्स। अब 2 साल का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब मैन की एज कितनी है? x + 24। तो 2 साल
साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, ये देखें x + 24 है ना, तो इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। और एज ऑफ सन तो x थी, लेकिन 2 साल के बाद बेटे की एज में भी तो 2 साल का इजाफा होगा। तो ये सारे स्टूडेंट बताएं, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि अगर 2 साल के बाद जो आदमी की एज है वो 2 टाइम हो जाएगी अपने बेटे की एज से, तो बेटे की एज के साथ 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और बेटे की एज में भी तो मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास बन गया x + 26 विल बी 2x + 4, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 22। और उसने सन एज ही पूछी हुई थी, तो सो दैट विल बी 22 ईयर्स। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अब मुझे एक दफ़ा सारे स्टूडेंट बता दें कि आप लोगों को एजेस प्रॉब्लम वाले फुल क्लियर हो चुके हैं। वेरी गुड। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट भी मुझे बता दें। अवैस इसको दोबारा देख लो, ठीक है, दोबारा देख लो, बहुत सिंपल था। उसने क्या बोला हुआ था कि जो सन की एज है वो एक्सपोज कर ली, मैन एज कितनी है, मैन एज है 24 ईयर ओल्डर देन इज सन, यानी कि मैन की एज होगी सन की एज में 24 को ऐड करना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है 2 साल के बाद, तो ये देखो मैन की एज थी 24, तो 2 साल के बाद उसकी 26 हो जाएगी, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, तो बेटे की एज भी x + 2 हो जाएगी ना, तो वो कह रहा है ये 2 टाइम हो जाएगी बेटे की एज से, तो बेटे की एज के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इक्वेशन बस बनती गई, यहाँ से x को सेपरेट कर लें और x की वैल्यू निकलेगी 22। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ना, टॉपिक नंबर 3, इसको यहाँ पे मैं डिस्कस करवा देता हूँ। टोटल 10 तक टॉपिक आप लोगों को करवा देता हूँ। तो नंबर 3 पे जो हमारे पास आ जाता है वो मीन के रिलेटेड आ जाता है। मीन मतलब हमारे पास एवरेज के रिलेटेड आ जाता है। अब आप लोगों को पता है एवरेज कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे देखें, एक रिलेशन आप लोगों ने एवरेज का याद रखना है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। अब यहाँ पे एक तो ये रिलेशन बन जाता है, दूसरा अगर आपसे सम पूछेगा तो ये एवरेज इंटू नंबर हो जाता है, और अगर आप लोगों से नंबर पूछा जाए तो ये सम अपॉन एवरेज हो जाता है। जैसे इसके डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूँ। एक सब्जेक्ट में 20 आए, 30 आए, फिर 40 आ गए और फिर 50 आ गए, तो मुझे इसका एवरेज बताएं कितना होगा। तो आप लोग एवरेज के लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे, सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे देखें सम हमारे पास कैसे होगा, सबको ऐड करेंगे और उनके नंबर्स पे ऐड करेंगे, और जो कि 4 हैं। तो एवरेज हमारे पास कितना होगा, 50 + 50 100, 140, और 140/4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा, तो ये हमारे पास 35 इसकी एवरेज बनेगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं यही आपसे पूछता कि मुझे सम भी निकाल के दें, तो सम आप लोग कैसे निकाल सकते थे, तो ये देखें। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि सम को भी कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे देखें, ये नंबर 1 स्टेप हमारे पास हो गया। अब नंबर 2 पे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ सम निकाल के दें, तो सम आप लोग कैसे निकाल सकते थे, ये देखो, सम आप लोग निकाल सकते थे, यहाँ पे देखें सम। सम आप लोग निकाल सकते थे, दूसरा रिलेशन देखें, एवरेज इंटू नंबर। तो सम हमारे पास एवरेज कितना निकला है, 35, नंबर कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे देखें, 4 5 ज़ा 20, 0 4 3 ज़ा 12 और 2 14, तो कितना बन गया हमारे पास 140, और सम इतना ही नहीं निकला था। थर्ड नंबर पे अगर मैं आप लोगों से कहता मुझे नंबर्स निकाल के दें, तो नंबर के लिए ये थर्ड वाला रिलेशन यूज होगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सम अपॉन एवरेज। तो सम हमारे पास कितना है, दैट इज 140, एवरेज कितना था 35। तो इसको अगर हम करते हैं 5 के ऊपर कर सकते हैं ना, 5 7 ज़ा 35, और 5 2 ज़ा 10, 4 5 8 ज़ा, और 7 4 ज़ा 28, तो नंबर कितने निकला है, 4। तो इस तरह आप लोग काउंटर वेरीफाई भी इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों को फुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ये नंबर 3 पे हमारे पास था। अब हम नंबर 4 पे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट मीडियन। अब मीडियन बेसिकली बोलते हैं मिडल टर्म को। अब जैसे इसमें आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है, एक सीक्वेंस में आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, 2 1, या स्टार्ट से करते हैं। जैसे अगर मैं आपको लिख के देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, मैं आपसे कहता हूँ मीडियन क्या होगा, 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से, तो इसका मीडियन कितना बनेगा, 4। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग इसको जज कर सकते हैं कि मीडियन विल बी 4। अब दूसरा अगर मैं आपको सीक्वेंस दे देता हूँ, जैसे 3 1 2
765। और मैं आपसे कहता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इसको 4 को भी। मैं आपसे कहता हूँ इसका मुझे मीडियन निकाल के दें। तो सारे स्टूडेंट यहाँ से भी 3 को छोड़ देंगे, यहाँ से भी 3 को छोड़ेंगे, इसका मीडियन 7 बोलेंगे। जबकि 7 इसका मीडियन नहीं होगा। पहले आपको इसको रीअरेंज करना पड़ता है, एक ऑर्डर में लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से भी 3 छोड़ेंगे, इधर से भी 3, तो इसका भी मीडियन 4 बना हमारे पास। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ जैसे 1 3 7, इसका मुझे मीडियन बताएं सारे स्टूडेंट, तो आप लोग बताएंगे 3 मीडियन है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 3 7 और 11, मैं आपसे कहता हूँ इसका मीडियन बताएं, इसके मीडियन तो दो बनेंगे, 3 और 7, जबकि मीडियन तो एक होता है। तो आपने इसकी एवरेज ले लेनी है, 3 + 7 ÷ 2। तो इसका मीडियन हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 5। अब मुझे सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मीडियन वाले क्लियर हो चुके हैं? वेरी गुड। हुदा महमूद और सबको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है, दैट इज मॉड। अब नंबर 5 पे जो मॉड वाला टॉपिक है इसको आप लोग देख लें। मॉड कहते हैं जो मोस्ट रिपीटेड टर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, 2 1 1 9 11 11 और 13 2 7 9 9। तो सारे स्टूडेंट मुझे बताएं इसका मॉड कितना होगा। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 9 3 टाइम रिपीट हुआ हुआ है, तो इसलिए इसका मॉड क्या होगा, 9 होगा। इसमें ऑर्डर आप लोगों का मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 2 1 1, या 11 11 और 3 3 7 5 8 9। इसका अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉड कितना होगा, तो आप लोग देखेंगे 2 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 11 भी 2 टाइम, 3 भी 2 टाइम। तो इसका मॉड बनेगा 2 11 और 3। तो ये इसका मॉड बनेगा, याद रखना आप लोगों ने। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मॉड। इसके बाद नंबर 6 पे हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क प्रॉब्लम को। अब वर्क प्रॉब्लम में आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्क प्रॉब्लम के अंदर कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक रिलेशन को याद रखना है। ये होता है कि कंबाइन वर्क 1/A B, दैट विल बी 1/A +1/B। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए जो है वो एक टास्क को कंप्लीट कर सकता है 2 डेज के अंदर, और जो बी है वो कंबाइन वो इसको ख़त्म कर सकता है काम को 3 डेज में। तो मुझे बताएं ए बी दोनों मिल के कितने डेज में कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये रिलेशन यूज़ कर लेना है, 1/AB विल बी इक्वल टू 1/A +1/B, जो कि हमारे पास 3 है। तो एलसीएम इसका 6 आ गया, तो 3 + 2 दैट विल बी 5/6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी विल बी 6/5। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता ए अपना जो काम है वो ख़त्म कर सकता है 4 डेज के अंदर, और ए बी अगर दोनों मिल के काम करें तो उसी काम को 2 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे बताएं बी अकेला कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर सकता है। सेम रिलेशन यूज़ करेंगे, 1/AB विल बी 1/A +1/B। लेकिन बी को सेपरेट कर लेंगे, दैट विल बी 1/AB -1/A, एंड यू विल गेट 1/AB, दैट इज 2 -1/4। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, तो 2 - 1, सो दैट विल बी 1/4। और बी कितने दिन में कर सकता है, 4 डेज में कर सकता है। सो दैट विल बी योर राइट आंसर। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे नॉट 1/4, दैट इज एक्चुअली 4, बिकॉज यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ 1/B इंस्टेड ऑफ बी, सो यू विल यूज रेसिप्रोकल ऑफ दैट। ओके उदा महमूद, अली जमशेद को भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 हमारे पास आ जाता यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में। अब फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वो आप लोगों से पूछ लेता कि आप लोग मुझे बताएं 5/6 और 7/8, इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा। ये बहुत दफ़ा वो पूछ लेता होता है, और बहुत बेसिक लेवल का भी बाज़ दफ़ा नेट का क्वांटिटेटिव रीजनिंग आता है। तो आप लोगों ने 5/6 इधर लिख लेना और 7/8 इधर लिख लेना। पहले 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, किधर से शुरू किया था, लेफ्ट साइड से। इसका आंसर लिख लें, 5 8 ज़ा 40, और फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी 42। तो अब मुझे बताएं 42 बड़ा होता है या 40, तो 42 बड़ा होता है, इधर को एरो बनेगा, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म क्या होगी, ग्रेटर होगी। जैसे इसका मुझे आप लोग बताएं 3/4 ग्रेटर होगा या 5/6 ग्रेटर होगा। जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं।
3/4 ग्रेटर होगा या 5/6? तो इसका शॉर्टकट क्या है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, और ये 20, तो कौन बड़ा हुआ, 5/6 इज ग्रेटर। जिसका आंसर बड़ा आएगा वो ग्रेटर। वेरी वेल डन, आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से कवर हो चुका होगा। इसके बाद नंबर 8 पे आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरेस्ट के क्वेश्चन। इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखें। इंटरेस्ट का हमारे पास होता है आई इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो आई है ये हमारा इंटरेस्ट को बता रहा होता है, इंटरेस्ट रेशो को बता रहा होता है। जो पी है ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट को बता रहा होता है जिस पे इंटरेस्ट को निकालना होता है। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट को बताता है। और टी हमारे पास टाइम ड्यूरेशन को बताता है, टाइम ड्यूरेशन फॉर हाउ लॉन्ग। इसको मैं लिख देता हूँ, टाइम ड्यूरेशन लाइक हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो आर है ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली आपको कैसे गिवन होता है, दैट इज गिवन एज पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम का मतलब पर ईयर ही होता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एग्जांपल दे दी जाती है, दैट इज फॉर एग्जांपल 2000, और आपको बोला जाता है कि आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कितने साल के ऊपर, 3 साल, 3 ईयर्स के ऊपर। ये टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को 3 ईयर्स दे दिया जाता है। और आपको बोला जाता है कि जो इसका रेट इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 2% पर एनम। सो देर इज नो नीड टू बी वरी, जस्ट यूज PTR अपॉन 100 एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो आप लोग इसका इंटरेस्ट है, सॉरी, वो निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100। तो यहाँ से 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, 3 2 6, और 6 को 20 से करेंगे, यू विल गेट 120। ऑल राइट, सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ आप सबको? सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ, वेरी वेल डन। अच्छा, ये हमारे पास था रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। प्रोपोर्शन वाला, फ्रैक्शन वाला भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को जो स्टार्ट में रिकमेंडेशन दी है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फॉलो कर लेना होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कुछ पोर्शन, जैसे जो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना, इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमारे पास अलजबरा के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग जानते हैं जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। जैसे ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब इसके अंदर एक रिलेशन होता है AN इज इक्वल टू A1 + N - 1D। ये बहुत यूज होता है इस पूरे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर। A1 आपके पास आ जाती है, दैट इज फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है। जो AN आती है ये हमारे पास जनरल टर्म आती है, दैट इज जनरल टर्म, ठीक है। और जो एन आता है ये हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और जो हमारे पास डी है ये हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, दूसरी टर्म में से पहली को निकाल के, या तीसरी में से दूसरी को माइनस करके, या चौथी में से तीसरी को माइनस करके निकाला जाता है। रिमेंबर दैट, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। ये एपी के रिलेटेड आ जाता है। अब जैसे इसमें से अरिथमेटिक मीन के रिलेटेड भी आ जाता है, वो होता है A + B/2, वो आपसे सिंपल ये भी कैलकुलेट करने को कह सकते हैं। इसके अलावा नंबर 10 पे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ व्हाट विल बी द 20th टर्म, 20th टर्म मुझे बताएं, जिसमें A1 भी आप लोगों को दे दी जाती है, जिसमें आपको D भी दे दिया जाता है, 3 है। तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं A20 विल बी A1 + N, कितना आ जाएगा 20 - 1, और D कितना आ गया, दैट इज 3। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं A20 विल बी A1 की जगह 2 प्लस इंटू 19 × 3 आ जाएगा। तो 19 को 3 से कर लेंगे, दैट विल बी 27 7 3 1 और 5 57 आ गया। और +2 कर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू A20। तो A20 हमारे पास कितना आ गया, 59 आ गया। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ? इस तरह बेसिक लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या दैट विल बी 59। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पे, हम डिस्कस कर लेते हैं अलजबरा के रिलेटेड, जो 10वां टॉपिक है, दैट इज अबाउट अलजबरा। अब अलजबरा में हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सबसे पहले आप लोग याद रखें, वो आप लोगों को कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं, और आपसे पूछा जाता है उसके रूट्स की नेचर के बारे में, ठीक है। रूट्स की नेचर के बारे में पूछ सकते हैं कि रूट्स की नेचर कैसे है, B² - 4AC, वो हम यूज़ कर सकते हैं।
अगर तो आंसर हमारे पास आ जाए b² - 4ac, मुझे बताएं रूट्स की नेचर हम कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सारे स्टूडेंट बताएं, ये तो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है, आप लोगों ने 11 मैथ के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा। सारे स्टूडेंट मुझे बताएं। वेरी गुड, b² - 4ac, इस तरह हम निकालते हैं रूट्स की नेचर, b² - 4ac इस तरह निकाला जाता है। इसके अलावा आप लोगों से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्टराइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते होते हैं। इसके बाद आप लोगों से सिंपल एक्स की वैल्यू को एलिमिनेट करने के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एडवाइसेस करना चाहता हूँ, इसको बस आप लोग याद रख लें। एडवाइसेस आप लोगों के लिए ये हैं कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे NTS NET, NTS NET वन शॉट, NTS NET वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। आप लोगों के लिए वो चीज़ें अपलोड की हुई हैं, मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। NTS NET वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों को उसमें जितना भी नज़र आएगा सब्जेक्ट पोर्शन का वो सारा सुन डालें, सारा सुन दें। अच्छा जी, उसके बाद इससे पूरी तैयारी नहीं होगी, मेरी बात सुन लेनी है आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों ने जितना एनालिटिकल रीजनिंग आएगा वो सारा सुन देना है। सब्जेक्ट पोर्शन में आप लोगों को कॉम सर्च नेट के लिए अभी ताज़ा ताज़ा भी करवाए 1-2 दिन पहले, एनालिटिकल रीजनिंग के भी कल परसों तक आप लोगों को मैंने करवा दिया हुआ था। आज हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी हो गया हुआ है। अब मेरे जिम्मे पीछे और सिर्फ क्या रह गया हुआ है, इंग्लिश की क्लास, वो इंशाल्लाह ताला कल की डेट में रख लेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, आपने लिखा है NTS NET वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों ने जितनी वीडियोस नजर आई उधर से आप लोगों ने क्या क्या सुन दिया, आप लोगों ने सब्जेक्ट पोर्शन भी सुन दिया, एनालिटिकल रीजनिंग भी सुन लिया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। लेकिन इसके अलावा आप लोग जो पेड सेशन के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पोर्टल के ऊपर, आप लोगों को ड्राइव के ऊपर एक्सेस मिली होगी लेक्चर्स की, उन सारी PDF को आप लोगों ने 100% अच्छे से कवर करना है। वो सारी वर्कशीट्स को करना है जो आप लोगों को उधर नजर आएंगी, वो सारे टेस्ट को करना है, और जहां पे प्रॉब्लम बने वो आप लोगों को साथ साथ हम डिस्कस करवाते भी हैं और साथ साथ करवाते भी जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला, और उसके ऊपर आपको काफ़ी टेस्ट भी नजर आएंगे नेट के, कॉम सेट्स के, वो भी आप लोगों ने करना है। वो हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड होते हैं, और उसका पासवर्ड आप लोगों से कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दिया जाएगा, उन पासवर्ड को भी पुट करके आप लोग टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब 2 चीज़ें मैं आप अपने जिम्मे ले लेता हूँ, एक मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास करवा दूंगा NTS NET के वाले से, कॉम सेट्स के वाले से, और दूसरा आप लोगों को एक इंशाल्लाह ताला फुल लेंथ पेपर मैं करवा दूंगा कॉम सेट्स के वाले से। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टेस्ट, ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से इन चीज़ों की तैयारी करें, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज